हेलो। यस सर। यस सर। हाँ, तो हम लोग मैनेजमेंट। यस सर, आवाज आ रही है। हाँ ठीक है, हम लोग मैनेजमेंट ऑफ एंटी हाइपरटेंसिव एजेंट पढ़ रहे थे। मतलब हाइपरटेंशन पढ़ रहे थे। मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन में जैसा कि कल हम लोगों ने डायूरेटिक्स के बारे में बात किया था, है ना। तो डायूरेटिक्स में के बारे में जो बात किया था, तो इसके अभी डायूरेटिक्स पे ही थोड़ा सा और आगे चलते हैं। चूँकि डायूरेटिक के क्लास को हम तो आप देखेंगे डायूरेटिक्स में बेसिकली जो मैंने बताया था कि 4 टाइप के डायूरेटिक्स होते हैं: लूप डायूरेटिक, ऑस्मोटिक डायूरेटिक्स, पोटेशियम स्पेयरिंग डायूरेटिक्स एंड थियाजाइड डायूरेटिक। तो आप देखेंगे लूप डायूरेटिक में बेसिकली जो आता है वो फुरसेमाइड या टॉर्सेमाइड आता है। अब फुरसेमाइड या टॉर्सेमाइड जो है सोडियम और पोटेशियम क्लोराइड ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है और इसकी वजह से रीएब्जॉर्प्शन रुक जाता है और सोडियम क्लोराइड का एक्सक्रीशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। पोटेशियम भी थोड़ा लूज होने लगता है, जिसकी वजह से हाइपोकैलेमिया और मेटाबॉलिक एल्कलोसिस के चांसेस बढ़ जाते हैं। पल्मोन यूज किस में इसके, तो यूज पल्मोनरी इडमा, पेरिफेरल इडमा, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एक्यूट हाइपरकैलेमिया, एनायन ओवरडोज। वहीं अगर हम इसका देखें तो ओरल और इंजेक्टेबल दोनों फॉर्म में आता है। ओरल जो है वो आपको 2 से 4 घंटे में एक्शन शुरू कर देता है। डोज की अगर हम इसके बात करें तो डोज 5 mg से लेकर के 80 mg BID और TID इसके डोज होते हैं। 5 mg से लेकर के 80 mg तक BID और TID इसके डोज होते हैं। वहीं अगर हम थियाजाइड डायूरेटिक्स की बात करें तो थियाजाइड डायूरेटिक जो है ये इसमें आपको हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड या क्लोरोथियाडोन आता है या क्लोरोथियाजाइड आता है। ये 3 तरह की या मेटालाजोन होता है, मेटालाजोन आता है। तो ये 4 तरह के इसमें ड्रग आते हैं जो कि अमूमन। सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। आज नेटवर्क बहुत गंदा है, 3 बार खुद से डिस्कनेक्ट हो गया है, खुद से कनेक्ट हुआ है, तो थोड़ा सा कंप्रोमाइज करो। हेलो सर, आवाज नहीं आ रही है। आवाज समझ में ही नहीं आ रही है, समझ में ही नहीं आ रही है सर आपका। जबकि आज मैं ऊपर टेरिस पे आके बैठा हुआ हूँ, इसी वजह से देखा 3 बार जो है कॉल डिस्कनेक्ट हो गया है। तो अब इसके आगे क्या करूं बताओ। बाकी दिन रूम से ले लेता था, कल वीडियो ऑफ करके लिया तो किसी तरह हो गया, आज वीडियो भी ऑफ कर रखा हूं फिर भी नहीं हो रहा है। दूसरा नेटवर्क बैंड इस्तेमाल करने की कोशिश करता हूं, देखता हूं शायद अभी आ रही है मेरी आवाज। हेलो, अभी आ रही है मेरी आवाज, जवाब दो। अभी आ रही है मेरी आवाज? यस सर, आवाज आ रही है। यस सर, आ रही है। तो लूप डायूरेटिक की जहां तक बात है तो लूप डायूरेटिक में बेसिकली 3-4 तरह की ड्रग्स आती है, जिसमें फुरसेमाइड, टॉर्सेमाइड, बुटेनामाइड एंड सल्फोनेमाइड होता है। मोस्ट कॉमन जो यूज में है वो क्या है? फुरसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड। फुरसेमाइड एंड टॉर्सेमाइड लूप डायूरेटिक एक्शन कैसे करता है? ये सोडियम, पोटेशियम और क्लोराइड के चैनल को
इनहिबिट कर देता है, तो जो एब्जॉर्प्शन होता है उसका रीएब्जॉर्प्शन नहीं हो पाता है, और इसकी वजह से वापिस से वाटर भी रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाता है, जिस नतीजे में बहुत ज्यादा सोडियम क्लोराइड और कुछ पोटासियम भी वेस्ट हो जाता है, और मरीज हो सकता है कि मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस में चले जाए और यूरिन में कैल्शियम का और मैग्नीशियम का एक्सक्रीशन भी बढ़ जाए। किसमें इसका यूज होता है? तो पल्मोनरी इडमा, पेरिफेरल इडमा, हार्ट फेलियर, हाइपरटेंशन, एक्यूट हाइपरकैलेमिया एंड एनायन ओवरडोज में इसका यूज होता है। वहीं अगर हम इसके देखें तो ये ओरल और इंजेक्टेबल दोनों में आता है, ओरल और इंजेक्टेबल दोनों में आता है, जिसका जो है अमूमन 2 से 4 घंटे में इसका एक्शन जो है मिलने लगता है हमें। और टॉक्सिसिटी इससे ऑटोटॉक्सिसिटी हो सकती है, हाइपोवोलेमिया हो सकता है, पोटासियम वेस्टिंग हो सकती है, हाइपर यूरिसेमिया हो सकता है, हाइपोमैग्नीसेमिया हो सकता है। वहीं इसका डोज की बात करें तो 5 से 80 mg तक BID और TID में दिया जा सकता है, डिपेंड अपॉन द ब्लड प्रेशर। 5 to 80 mg डोज अगर इसकी बात करें तो 5 to 80 mg तक दिया जा सकता है। वहीं अगर हम ऑस्मोटिक डायरेटिक की बात करें तो कल भी बता दिया था मैंने कि मैनिटॉल जो है ये ऑस्मोटिक डायरेटिक है, फिजिकल ऑस्मोटिक इफेक्ट रखता है, जो कि टिश्यू में जो वाटर का डिस्ट्रीब्यूशन होता है उसको रिटेन करता है वास्कुलर कंपार्टमेंट में, उसको रिटेन करता है वास्कुलर कंपार्टमेंट में। बहुत ज्यादा यूरिन का फ्लो बढ़ जाता है, ब्रेन से जो है ICP को घटाता है, स्टार्ट में हाइपोनाइट्रेमिया या हाइपरनाइट्रेमिया काउज कर सकता है, और सेवियर डिहाइड्रेशन भी काउज करता है। जैसा कि मैंने बता दिया था कि रीनल फेल्योर में, एक्यूट रीनल फेल्योर में दे सकते हैं। इसके अलावा ICP जब कभी भी रेज हो, चाहे वो स्ट्रोक हो, मेनिंजाइटिस हो, इंसेफ्लाइटिस हो, तो उस कंडीशन में भी दे सकते हैं। साथ ही ये आपको ग्लूकोमा में भी यूज कर सकते हैं। IV फॉर्म में सिर्फ आता है। टॉक्सिसिटी में इसका नोजिया और वोमिटिंग, हेडेक होता है, जबकि डोज जो होगा 120% का 100 to 375 ml TID फास्ट, 100 to 375 ml TID फास्ट। वहीं अगर हम बात करें थियाजाइड डायरेटिक्स की, तो थियाजाइड डायरेटिक्स में अगर आप देखेंगे तो जो चीजें आती है वो आती है थियाजाइड डायरेटिक में, क्लोरोथियाजाइड, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथियाडोन, इसके अलावा मेटालाजोन। तो ये चार ड्रग आते हैं, हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथियाजाइड, क्लोरोथियाडोन एंड मेटालाजोन। इसमें से जो कॉमन यूज में है, मेटालाजोन को कम यूज किया जाता है, बाकी तीनों कॉमनली यूज में। आप लोगों ने देखा होगा बहुत सारे एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ H लगा हुआ आता है या C लगा हुआ आता है, जैसे टेल्मा H या सिलाका C। तो H जहां भी लगा हुआ होगा एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग्स के साथ, मतलब वो हाइड्रोक्लोरोथियाजाइड होगा। वहीं अगर C लगा हुआ है तो या तो क्लोरोथियाजाइड होगा या फिर क्लोरोथियाडोन होगा, या तो क्लोरोथियाजाइड होगा या फिर क्लोरोथियाडोन होगा। ये भी क्या कहता है, सोडियम पोटासियम के ट्रांसपोर्टर को, सोडियम और क्लोराइड के ट्रांसपोर्टर को इनहिबिट करता है, जो कि डिजिटल कन्वोल्यूटेड DCT पे जो है इनहिबिट करता है। DCT पे इनहिबिट करने की वजह से क्या होता है कि कम मात्रा में, लेकिन जो है रीएब्जॉर्प्शन यहाँ भी घट जाता है और यूरिन का फॉर्मेशन ज्यादा होता है। मॉडेस्ट इंक्रीज सोडियम और क्लोराइड का लेवल होता है, थोड़ा बहुत पोटासियम इसमें भी घटता है, हाइपोकैलेमिया हो सकता है, मेटाबॉलिक अल्कोलोसिस हो सकता है, यूरिन में कैल्शियम घट जाता है, यूरिन में कैल्शियम का एक्सक्रीशन घट जाता है। जबकि लूप डायरेटिक में क्या था, कैल्शियम बढ़ जाता था। इसमें फर्क यह है कि इसमें कैल्शियम घट जाता है। इसका भी अगर देखें तो इंडिकेशन कहाँ है, तो हाइपरटेंशन, माइल्ड हार्ट फेलियर, नेफ्रोलिथियसिस यानी किडनी स्टोन, नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस। डायबिटीज इंसिपिडस एक टाइप का डायबिटीज है जिसमें यूरिन बहुत ज्यादा आता है, तो नेफ्रोजेनिक डायबिटीज इंसिपिडस में भी इसका रोल है। अगर इसका
देखें तो ओरल फॉर्म में सिर्फ आता है, कोई इंजेक्टेबल नहीं आता है। 8 से 12 घंटा इसका जो है ड्यूरेशन होता है, एक्शन का ड्यूरेशन होता है। और इसका डोज जो होता है वो 3.125 से लेकर के 3.125 से लेकर के 12.5 mg तक ओडी और बीडी दिया जा सकता है। 3.125 से लेकर के 12.5 mg तक ओडी और बीडी डोज में दिया जा सकता है। वहीं अगर हम बात करें पोटासियम स्पेरिंग डायोटिक की, तो पोटासियम स्पेरिंग डायोटिक में बेसिकली 4 चीजें आती हैं: स्पाइनोलेक्टोन, एमिलोजाइड, इसके अलावा एप्लीजेनोन एंड ट्राइमेट्रेनिन। तो अगर हम देखें स्पाइनोलेक्टोन तो एंटागोनिस्ट है एल्डोस्टेरोन का, इसलिए कलेक्टिंग ट्यूब्यूल पे काम करता है, वीक एंटागोनिज्म एक्शन रखता है एंड्रोजन रिसेप्टर के तौर पे। वहीं एमिलोजाइड का देखें तो इपिथेलियल सोडियम चैनल को कलेक्टिंग डक्ट पे ब्लॉक करता है, इपिथेलियल सोडियम चैनल को कलेक्टिंग डक्ट पे ब्लॉक करता है। वहीं एप्लेजोनोन का देखें तो सेम एज स्पाइनोलेक्टोन इसका एक्शन होता है, और ट्राइमेट्रेनिन का देखें तो सेम एज एमाइलोजाइड के जैसा एक्शन होता है, लेकिन ये लेस पोटेंट होता है, लेस थोड़ा सा स्ट्रेंथ इसका कम होता है और टॉक्सिसिटी इसमें ज्यादा होती है, इसलिए ट्राइमेट्रेनिन बहुत कम यूज में है। इवन के एमाइलोजाइड भी जो है बहुत कम यूज में है, ज्यादातर स्पाइनोलेक्टोन एंड एप्लेजोनोन यूज में है। वहीं अगर हम देखें इसके ये तो सोडियम रिटेंशन को रिड्यूस करता है, पोटासियम वेस्टिंग कराता है किडनी से, पुअरली अंडरस्टूड एंटागोनिज्म है एल्डोस्टेरोन इन हार्ट एंड वेसल्स। वहीं अगर हम एमिलोजाइड का देखें तो सोडियम का रिटेंशन को घटाता है। आवाज फिर कट रही है। हेलो, यस सर। हाँ, वो लगता है थोड़ा सा फास्ट में बोल रहा हूँ, इसकी वजह से भी हो सकता है, तो मैं थोड़ा सा स्लो बोलने की कोशिश करता हूँ। तो सोडियम के रिटेंशन को कम करता है, साथ ही पोटासियम वेस्टिंग करता है, किडनी के जरिए पोटासियम का लॉस करता है। इसका जो एंटागोनिज्म एल्डोस्टेरोन के जरिए है हार्ट और वेसल्स पे, वो बहुत अच्छे से अंडरस्टूड नहीं है। वहीं अगर एमिलोजाइड की बात करें तो एमिलोजाइड जो है वो सोडियम का रिटेंशन करता है, पोटासियम का वेस्टिंग सोडियम का रिटेंशन को घटाता है, पोटासियम को लॉस कराता है और लिथियम क्लियरेंस कराता है। इसका अगर देखें किस किन किन चीजों में यूज होता है, तो अल्डेस्टोनिज्म चाहे वो किसी वजह से हो, अल्डेस्टोनिज्म चाहे वो हाइपोकलेमिया की वजह से हो, या फिर अदर डायोटिक की वजह से हो, या फिर पोस्ट मायोकार्डियल इन्फेक्शन हो, तो इन सब कंडीशन में स्पाइनोलेक्टोन का यूज करते हैं। वहीं हाइपोकलेमिया फ्रॉम ये एमाइलोजाइड जो है वो लिटिल सिंड्रोम या फिर रिड्यूस लिथियम इंड्यूस्ड पॉलीयूरिया या फिर हाइपोकलेमिया में इसका यूज करते हैं। वहीं अगर इसका जो है ऑनसेट देखें तो सबसे स्लोएस्ट ऑनसेट होता है, 24 से 48 घंटा इसका ड्यूरेशन है, यानी टी हाफ लाइफ है। 24 से 48 घंटा इसका टी हाफ लाइफ है। अगर इसकी टॉक्सिसिटी देखें तो गायनेकोमास्टिया काउज कर सकता है, पोटासियम कर सकता है, हाइपरकलेमिया और मेटाबॉलिक एसिडोसिस काउज कर सकता है। हाइपरकलेमिया एंड मेटाबॉलिक एसिडोसिस काउज कर सकता है। 10 mg से 50 mg तक ओडी डोज में दे सकते हैं, 10 mg से 50 mg तक ओडी और बीडी डोज में दे सकते हैं। 10 mg से 50 mg तक ओडी और बीडी डोज में दे सकते हैं। तो ये सबके लिए अंडरस्टूड हो गया। हेलो हेलो, चलो अब आगे बढ़ते हैं। यस सर। इसमें आप डोज थायराइड में डोज देख सकते हैं, सबका यहाँ डोज दिया हुआ है। फोसेमाइड 20 से 400
बुटेनामाइड, हाइड्रोक्लोथियाजाइड, क्लोथियाडोन, मेटालाजोन, क्लोथियाजाइड, स्पाइनोलेक्टोन, सबका डोज दिया हुआ है। अब बात करते हैं एसी इनहिबिटर की, एसीई इनहिबिटर की या एस इनहिबिटर की। तो जैसा कि हम जानते हैं एस इनहिबिटर क्या कहाँ काम करेगा। एस क्या है, कौन बताएगा एस क्या है? एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम। कहाँ से निकलता है? लीवर से। हाँ, चलो एसीई जो है ये एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम है। इसकी वजह से एंजियोटेंसिन जो है 1 कन्वर्ट होके एंजियोटेंसिन 2 बनाता है, जो कि एक पोटेंट वैसो कंस्ट्रिक्टर है। तो ये सिक्रेट जो होता है ये अल्वियोलाई के कैपिलरीज बेड पे जो एपिथेलियल सेल है, अल्वियोलाई के जो कैपिलरीज बेड पे एपिथेलियल सेल है, वहां से सिक्रेट होता है। तो अगर इसको हमने इसके सिक्रेशन को इनहिबिट कर दिया तो साथ साथ हमको क्या होगा कि एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, और एंजियोटेंसिन 1 एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तब ब्लड प्रेशर नहीं बढ़ेगा। वहीं एक चीज और यहाँ से सीक्रेट होता है जिसका नाम है ब्रैडिकाइनिन, जो कि पोटेंट वैसोडाइलेटर है। तो जब इसको जो है इनहिबिट करेंगे, जब कभी भी एसीई इंक्रीज निकलता है तो उसी तरह ब्रैडिकाइनिन भी निकलता है, जिसकी वजह से वैसो इनहिबिट हो जाता है, तो वैसोडाइलेटेशन हो जाता है। अब यहाँ पे क्या एसीई इनहिबिट हुआ है तो वो ज्यादा निकलेगा, ब्रैडिकाइनिन ज्यादा निकलेगा। ब्रैडिकाइनिन ज्यादा निकलने की वजह से क्या होगा कि वैसोडाइलेटेशन एक्शन अच्छा मिलेगा हमें। तो इसलिए हमें जो है इसका जो ये कार्डियोवास्कुलर रीमॉडलिंग को भी रोकता है, और जिसकी वजह से कार्डियो प्रोटेक्टिव भी होता है, कार्डियोवास्कुलर प्रोटेक्टिव भी होता है। डोज जो होता है हाइपरटेंशन में इसका यूज है, जैसा कि आप जानते हैं मेनली वो हाइपरटेंशन जिसको साथ में डायबिटीज हो या स्ट्रोक हुआ हो या हार्ट फेलियर हुआ हो या फिर हार्ट अटैक हुआ हो या फिर सीकेडी हो। सीकेडी में बस एक चीज ध्यान रखना होता है कि क्रिएट शुड बी नॉट मोर देन 2, क्रिएट शुड बी नॉट मोर देन 2। जैसा कि मैंने बताया था कि ब्रेकडाउन ऑफ ब्रैडिकाइनिन रहता है, और इसको नाइट्रिक एसिड एंड प्रोस्टासाइक्लिन को भी ये बढ़ाता है। ये सब वैसोडाइलेटर है। डिक्रीज एंजियोटेंसिन 2 पहले ही बता दिया था कि जब तक एसी नहीं मिलेगा तो एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट नहीं होगा। वही इंक्रीज ब्रैडिकाइनिन लेवल जो कि वैसोडाइलेटेशन कराता है, वही सारी चीजें लिखी हुई है यहाँ पे। रिड्यूस बोथ कार्डियक प्रीलोड एंड आफ्टरलोड, और हार्ट का वर्क बढ़ाता है। अगर इसका हम देखें तो अलग अलग इसमें कंपोजिशन अलग अलग ड्रग्स आती है, कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल, फोसिनोप्रिल, पेरिंडोप्रिल, रेमिप्रिल। इसमें से मेन जो 4 ड्रग्स है वो रेमिप्रिल, लिस्नोप्रिल, एनालाप्रिल एंड कैप्टोप्रिल। तो इसका केमिकल नेचर अगर हम देखें तो एक जो है हमारा कैप्टोप्रिल ये सल्फाहाइड्रिल है, बाकी तीनों जो है हमारा वो कार्बोक्सिल ग्रुप का है। एक्टिविटी जो है इसका कैप्टोप्रिल एक्टिव है, लिस्नोप्रिल एक्टिव है, बाकी एनालाप्रिल, पेरिनोप्रिल एंड ये रेमिप्रिल ये प्रो एक्टिव है, प्रो ड्रग है। बायो अवेबिलिटी जो है सबसे अच्छा एक्टिव फॉर्म, चूंकि एक्टिव है इसलिए 70% हमारा बायो अवेबिलिटी इसका है कैप्टोप्रिल का। बाकी फिर एनालाप्रिल 50%, लिस्नोप्रिल 25%, फोसिनोप्रिल 30%, पेरिनोप्रिल 30 to 50%, रेमिप्रिल 60%। वहीं अगर हम देखें इसका टाइम ऑफ पीक एक्शन तो कैप्टोप्रिल 1 घंटे में काम करना शुरू कर देता है, पीक पे आ जाता है। एनालाप्रिल 4 से 6 घंटे में
एक काम करना शुरू कर देता है। लिस्नोप्रिल 6 से 8 घंटे में पीक पे आ जाता है, वहीं रैमीप्रिल 3 से 6 घंटे में पीक पे आ जाता है। टी हाफ लाइफ देखें तो कैप्टोप्रिल का सबसे कम है 2 घंटे, वहीं एनालाप्रिल का 11 घंटे, लिस्नोप्रिल का 12 घंटे, फोसिनोप्रिल का 12 घंटे, पेंडोप्रिल का 25 से 30 घंटे एंड रैमीप्रिल का 8 से 48 घंटे। तो मोड ऑफ एक्सक्रीशन जो है सबका लगभग रीनल से है, सिर्फ फोसिनोप्रिल जो है रीनल के साथ साथ हेपेटिक एक्सक्रीशन भी रखता है। और अगर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन देखें, टोटल जितना ये एलिमिनेट हो जाता है 100%, तो वो 6 से 12 घंटे में कैप्टोप्रिल हो जाता है। एनालाप्रिल 24 घंटे लेता है, लिस्नोप्रिल मोर देन 24 घंटे लेता है, आपको फेसिनोप्रिल 24 घंटे, पेंडोप्रिल मोर देन 24 घंटे एंड रैमीप्रिल मोर देन 24 घंटे। उसी के अकॉर्डिंगली हम डोज इसका सेट कर सकते हैं। तो डोज जो है 25 से 150 mg बीडी में देते हैं। वहीं अगर एनालाप्रिल दिए तो 2.5 से 40 mg ओडी में देते हैं, 2.5 से 40 mg ओडी में देते हैं। वहीं लिस्नोप्रिल 5 to 40 mg ओडी में देते हैं, फोसिनोप्रिल 10 to 40 mg ओडी में देते हैं, पेंडोप्रिल 2 से 8 mg ओडी में देते हैं एंड रैमीप्रिल 1.25 से 10 mg ओडी में देते हैं। ओके, हेलो सर इसमें आप बताए थे कि इम्पोर्टेंट ड्रग्स कौन कौन है, वो एक बार रिपीट कर दीजिए सर। क्या आपने बताया ना कि इसमें इम्पोर्टेंट ड्रग्स कौन कौन है, वो रिपीट कर दीजिए। कैप्टोप्रिल, एनालाप्रिल, लिस्नोप्रिल एंड रैमीप्रिल, ये 4 कॉमनली यूज में है। इन चारों में से ही आप बेहतर होगा कि सिलेक्ट कीजिए। हमेशा ध्यान रखिए एस इनहिबिटर और एआरबीज देने के लिए क्रिएट लेवल जरूर मेजर कीजिए। अगर मोर देन 2 क्रिएट है कंट्रा इंडिकेटेड है। एडवर्स इफेक्ट अगर इसका देखें तो हाइपोटेंशन काउज कर सकता है, हाइपरकैलेमिया काउज कर सकता है, कफ काउज करता है, और फिर बाकी जो है एनाफिलैक्सिस यानी रैशेस, अर्टिकेरिया एंड एंजियोइडमा काउज कर सकता है। तो ऊपर का जो 3 है हाइपोटेंशन, हाइपरकैलेमिया, कफ, ये एडवर्स इफेक्ट है, और नीचे वाला जो 3 है रैशेस, अर्टिकेरिया, एंजियोइडमा, ये एनाफिलैक्सिस रिएक्शन है। और भी कुछ एडवर्स इफेक्ट होता है, जैसे डिस्लेक्सिया हो गया, फिटोपैथिक हो गया, हेडेक, डिजीनेस, नोजिया, बाउल अपसेट, ग्रैनुलोसाइटोपेनिया, प्रोटीनूरिया, एक्यूट रीनल फेलियर, ये सारा कुछ काउज कर सकता है। अगर एडवांटेज देखें इसका, तो एडवांटेज क्या है कि पोस्चरल हाइपरटेंशन नहीं पैदा करता है, इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस नहीं के बराबर पैदा करता है, और साथ ही वीकनेस और सीएनएस का इफेक्ट पैदा नहीं करता है। वहीं अस्थमेटिक और डायबिटिक पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज में अच्छा इफेक्ट रखता है। लॉन्ग टर्म एसी इनहिबिटर थेरेपी से हमारा टाइप 2 डायबिटीज का इंसिडेंस जो है वो घटता है, सॉरी बढ़ता है। कोई विड्रॉल का कोई रिबाउंड हाइपरटेंशन नहीं होता है विड्रॉल की वजह से। नो हाइपरयूरेमिया, वही सारी चीजें हैं कि एमआई और एलवीएच वगैरह में भी इसका यूज है। सडन कार्डियक डेथ को घटाता है। हाइपरटेंशन में जो है इसके एआरबीज को सप्रेस कर दिया है पॉपुलैरिटी के मामले में एसी इनहिबिटर ने, चूंकि एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं देता है।
हार्ट फेलियर में, मायोकार्डियल इंफार्क्शन में, प्रोफाइलेक्सिस, हाई कार्डियो का इस्तेमाल किया जाता है। डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, नॉन डायबिटिक नेफ्रोपैथी है, स्क्लेरोडर्मा क्राइसिस है। इन सारी कंडीशन में भी इसका इंडिकेशन बनता है। अब बात सर एक डायरेक्ट स्क्रीन, क्या सर एक एल स्क्रीन पढ़े थे, डायरेक्ट रेनिन पे इनहिबिट करता है। क्या सर एक एल स्क्रीन ड्रग का नाम सुने थे जो डायरेक्ट रेनिन पे इनहिबिट करता है। कौन? एल स्क्रीन नाम की सर कोई ड्रग है, एल स्क्रीन। हाँ हाँ, डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करता है। अभी आगे बात करेंगे। सर डायरेक्ट रेनिन पर एंजियोटेंसिनोजन, एंजियोटेंसिन एंटागोनिस्ट, यानी ये एआरबीज। एआरबीज में अगर देखें तो एआरबीज जो है ये एंजियोटेंसिन रिसेप्टर ब्लॉकर्स है। तो जैसा कि आप लोग को याद होगा, अगर मैंने जो पढ़ाया था कि रास सिस्टम, तो एंजियोटेंसिन का रिसेप्टर कहाँ कहाँ है? कैपिलरीज के वेन्युलर एंड पे, कैपिलरीज के आर्टेरियोलर एंड पे, इसके अलावा आपको इस पे क्या नाम है, कैरोटिड साइनस पे जो बायोरिसेप्टर है, या फिर आपको जो है जोना ग्लोमेरुलसा पे, इन सब जगहों पे इसका रिसेप्टर पाया जाता है। तो इस रिसेप्टर को इनहिबिट कर देता है, जिसकी वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाता है और नतीजे में इसका एआरबीज का एक्शन नहीं मिलता है। आप लोग को मैंने इसका डिटेल में बताया था। तो इसमें जो मेन ड्रग आती है वो क्या आती है? लोसार्टन, कैनेडेसार्टन, बालसार्टन, टेलमीसार्टन, ऑर्मीसार्टन, एजिलसार्टन, एबेसार्टन, ये सारे के सारे ड्रग्स आते हैं। सेम मैकेनिज्म ऑफ एक्शन है, फार्माकोलॉजिकल इफेक्ट एआरबीज का आता है इसके एस इनहिबिटर के जैसा। बस फर्क ये है कि अगर या तो दोनों में से आप कोई भी यूज करें, अगर आपने एस इनहिबिटर यूज किया है उसका कोई ये आता है, आपको एडवर्स इफेक्ट आता है, तो वहां पे एआरबीज यूज कर लीजिए, या एआरबीज आप ने यूज किया है तो उसका कोई एडवर्स इफेक्ट आता है तो आप एस इनहिबिटर यूज कर लीजिए। लेकिन ज्यादा अच्छा माना जाता है आपको एस इनहिबिटर बनिस्बत के एआरबीज के, क्योंकि एआरबीज यहाँ पे जो है एंजियोटेंसिन 2 बन रहा है, तो अगर जो भी रिसेप्टर खुला हुआ है वहां से क्रॉस कर सकता है और एक्शन ले सकता है। जबकि एस इनहिबिटर में क्या हो रहा है कि वो एंजियोटेंसिन 2 बनने ही नहीं दे रहा है, एंजियोटेंसिन 1 को एंजियोटेंसिन 2 में कन्वर्ट ही नहीं होने दे रहा है। तो फर्स्ट लाइन एजेंट मेनली जो यूज होता है वो डायबिटीज, हार्ट फेलियर और क्रोनिक किडनी डिजीज के केस में होता है। ब्रैडिकाइनिन के लेवल को ये इंक्रीज नहीं होने देता है, जिसकी वजह से ब्रैडिकाइनिन, जैसा कि मैंने पिछले इसमें बताया, उसमें क्या होता है एस इनहिबिटर में कि ब्रैडिकाइनिन का लेवल इंक्रीज होता है, तो ज्यादा वैसोडाइलेटर एक्टिविटी अच्छा मिलता है। ये ब्रैडिकाइनिन के लेवल को इंक्रीज नहीं होने देता है, जिसकी वजह से बहुत अच्छा वैसोडाइलेटेशन एक्टिविटी नहीं मिलता है। देख सकते हैं आप कि क्या क्या ड्रग आती है इसमें? वेलसार्टन, लोसार्टन, इप्सोसार्टन, कैंडेसार्टन, टेलमीसार्टन, एबेसार्टन एंड एजिलसार्टन। इसमें से 4 जो है वो कॉमन है, इसमें एक एजिलसार्टन छुटा हुआ है। वेलसार्टन, लोसार्टन, टेलमीसार्टन एंड एजिलसार्टन, ये 4 ड्रग कॉमन है, कॉमन यूज में आता है। बाकी एप्रोसार्टन, कैंडेसार्टन या फिर एबेसार्टन ये कॉमनली यूज में नहीं है, ये कॉमनली यूज में नहीं है। अगर देखें तो ये 40 और 80 mg के डोज में आता है वेलसार्टन, लोसार्टन 25 और 50 mg के डोज में आता है, एप्रोसार्टन 400 से 600 mg के डोज में आता है। वहीं कैंडेसार्टन 4, 8 और 16 और 32 mg के फॉर्म में आता है। वहीं टेलमीसार्टन 20, 40, 80 mg के फॉर्म में आता है। एबेसार्टन 75 एंड 150 एंड 300 mg के डोज में फॉर्म में आता है। एजिलसार्टन की अगर बात करें तो एजिलसार्टन 40 एंड 80 mg के फॉर्म में आता है। डोज इसका बात करें
तो वेल्सार्टन जो है 80 से 320 mg ओडी और बीडी डोज में देते हैं। 80 से 120 320 mg ओडी और बीडी डोज में देते हैं। वही लोसार्टन 25 से 100 mg ओडी डोज में देते हैं। एप्सार्टन जो है 400 to 800 mg ओडी और बीडी डोज में देते हैं। वहीं कैंडिसार्टन भी जो है 8 से 32 mg ओडी और बीडी डोज में देते हैं। वहीं टेलमीसार्टन 20 से 80 mg ओडी डोज में देते हैं। एबीसार्टन ये 150 से 300 mg ओडी डोज में देते हैं। एंड एजिलसार्टन 40 से 80 mg ओडी डोज में देते हैं। ओके, बाकी जो है अगर पिक की बात करें तो ये जो है हमारा वेल्सार्टन 0.7 से 0.8 आवर में, लोसार्टन 0.55 आवर में, टेलमीसार्टन हमारा 0.7 से 0.9 आवर में पिक पे आ जाता है और लगातार ये अपना एक्शन करता रहता है। ये आ गया डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर। डायरेक्ट रेनिन इनहिबिटर जो आता है वो एलिस केरिन के नाम से आता है। डायरेक्ट रेनिन को इनहिबिट करता है और जब रेनिन ही नहीं बनेगा तो एंजियोटेंसिनोजेन से मिलके ये कन्वर्ट कैसे होगा एंजियोटेंसिन में, और अगर एंजियोटेंसिन में कन्वर्ट नहीं होगा तो 1 में, तो फिर 2 में कन्वर्ट नहीं होगा, 2 में कन्वर्ट नहीं होगा तो वो अपना एक्शन नहीं करेगा और पूरा राष्ट्र सिस्टम इनहिबिट हो जाएगा। अब पूरा राष्ट्र सिस्टम इनहिबिट होने से क्या होगा कि ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने में मदद मिलेगा। इट लोअर ब्लड प्रेशर अबाउट इफेक्टिवली एज ARBs और ACE इनहिबिटर एंड थियाजाइड। चूंकि सिमिलर ये पूरे के पूरे ये राष्ट्र को इनहिबिट कर देता है, इसलिए ये ARBs, ACE इनहिबिटर और थियाजाइड के सिमिलर एंटी हाइपरटेंसिव एक्टिविटी रखता है। ये डायरिया काउज कर सकता है स्पेशली हाइयर डोज पे। इसके अलावा कफ एंड एंजियोएडेमा काउज करता है, लेकिन एस इनहिबिटर के बनिस्बत कम काउज करता है। प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है, प्रेगनेंसी में कंट्रा इंडिकेटेड है। ओके, यस सर। अब अगर बात करें बीटा ब्लॉकर्स की, तो बीटा ब्लॉकर्स में हम डायरेक्ट जो है ये देखेंगे कि कौन कौन सी ड्रग आती है। तो एक प्रोपानोल हो गया, एटोनिलोल हो गया, कार्बिडोल हो गया। यहाँ से आगे से हम देखते हैं। तो इसमें अगर हम देखेंगे तो बीटा एडेनर्जिक ब्लॉकर जो है, तो बीटा 1 में हमारा एसिटाबुटोलॉल आता है, एटेनोलॉल आता है, बोटैक्सोल आता है, बिसोप्रोलॉल आता है। वहीं इसके अलावा हम देखें तो इस्मोलॉल आता है, इस्मोलॉल आता है, लोबेटालोल आता है, मेटोप्रोलॉल आता है, पिनोडोलॉल आता है, प्रोपानोल आता है, टीमेनोलॉल आता है एंड कार्बिडोल आता है। ये सारे के सारे